नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सुरक्षा परिषद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंगों में से एक अंग है और महासभा को हमने जिस प्रकार से इस विश्व सरकार की कार्यपालिका शाखा के रूप में चित्रित किया था, उसी प्रकार से हम सुरक्षा परिषद को इस विश्व सरकार की कार्यपालिका शाखा कह सकते हैं, क्योंकि शांति और स्थापना का जो मुख्य दायित्व है वो दायित्व सुरक्षा परिषद को ही दिया गया है। सुरक्षा परिषद को इसीलिए दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है, इसे इस केंद्रीय संगठन की कुंजी कहा गया है और इसे इस संगठन का पावर हाउस भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर उस ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि जो पावर हाउस की तरह काम करने वाली जो 5 महाशक्तियां हैं दुनिया की, वे महाशक्तियां इस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है। तो सुरक्षा परिषद का जो निर्माण है उसकी यदि हम पृष्ठभूमि की बात करें सबसे पहले, तो इसके निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि जो है उसका जो हम अध्ययन करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो इस द्वितीय वर्ल्ड वॉर के समय जब महाशक्तियां और मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि जब याल्टा सम्मेलन में मिले थे, तो याल्टा सम्मेलन में ही इन्होंने ये तय कर दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विजेता देश हैं, ये विजेता मित्र जो राष्ट्र हैं, ये भावी विश्व संगठन में इनकी भूमिका विशेष होनी चाहिए और इनकी भूमिका इस तरह से स्थायी रूप से सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि विश्व संगठन में ये हमेशा एक विशेष प्रकार की स्थिति अनुभव करें। और इन सभी देशों ने और अमेरिका और सोवियत संघ ने भी यह समान स्वर में ये बात कही थी कि बिना स्थायी सदस्यता के और बिना वीटो के इन देशों का इस विश्व संगठन में रहना संभव नहीं होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस जो यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है उसका निर्माण युद्ध के दौरान युद्ध की परिस्थितियों में से हुआ था और उस युद्ध में जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने अपनी विशेष स्थिति को उसी समय सुनिश्चित कर लिया था। इसलिए उस समय जो शक्ति संतुलन था दुनिया का, वो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था और उन्होंने अपने उसी शक्ति संतुलन को एक तरह से आरक्षित कर लिया यहाँ पर हमेशा के लिए। और आज दुनिया के बदले हुए शक्ति संतुलन में भी ये अपने उसी पुराने स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं पांचों देश। और तो पांचों देश जो हैं वो हैं यूएसए है, यूएसएसआर यानी कि आज यूएसएसआर नहीं है, उसका विघटन हो गया है और उसके स्थान पर रूस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है स्थायी सदस्य के रूप में। और जो तीसरा सदस्य था वो था चाइना। चाइना में भी उस समय जो सदस्य बना था वो राष्ट्रवादी चीन था और राष्ट्रवादी चीन 1949 में हम जानते हैं कि साम्यवादी क्रांति हुई और साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीन की जो राष्ट्रवादी सरकार है वो निर्वासित होकर के फार्मोसा द्वीप में चली गई, शरण ले ली उसने वहां। तो जो साम्यवादी चीन है उसको इस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिली 1971 में। तो इस तरह से जो साम्यवादी चीन है वो भी सुरक्षा परिषद का मूल सदस्य नहीं है, 1971 में उसको सदस्यता मिली। यूएसएसआर के स्थान पर रूस ने इसकी सदस्यता 1991 में ली और जो ब्रिटेन और फ्रांस है इसके वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 सदस्य जो हैं इसके स्थायी सदस्य हैं और स्थायी सदस्य होने के नाते इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अर्थ है कि इनमें से जो प्रत्येक सदस्य है, ये पांचों सदस्यों को अलग अलग इनका जो वोट है वो अलग अलग रूप में काउंट होगा और इनमें से एक भी सदस्य यदि किसी प्रस्ताव पर
नेगेटिव वोटिंग करता है तो वो प्रस्ताव पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है, वो पास नहीं माना जाएगा। वीटो क्या होता है इसका विस्तृत अध्ययन तो हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम आगे इसके संगठन की बात करें तो दूसरी पृष्ठभूमि के बाद हम देखेंगे इसका संगठन। संगठन की जो चर्चा है वो चैप्टर 5 में की गई है, और चैप्टर 5 यूएन चार्टर का चैप्टर 5, उसमें यह कहा गया था इसकी सदस्य संख्या जो है वो 11 होगी, 6 अस्थायी सदस्य होंगे। किंतु 1965 में जब यूएनओ के सदस्यों की संख्या बढ़ी तो यह मांग की गई कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए, तो यूएन चार्टर में संशोधन करके ये सदस्य संख्या बढ़ाई गई और इस प्रकार से अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो गई। अब ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है? इन 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है महासभा के द्वारा, और महासभा अपने 2/3 बहुमत से इन सदस्यों को चुनती है। ये सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो इसके लिए महासभा एक फॉर्मूला रखती है। इसका वो जो फार्मूला है वो ये है, एक तो उनका भौगोलिक प्रतिनिधित्व। भौगोलिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य ये है कि एशिया और अफ्रीका के 5 देश, हर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से 5 देश हमेशा एशिया और अफ्रीकी क्षेत्र के होंगे। जो 2 देश हैं वो दक्षिण अमेरिका से लिए जाएंगे, एक देश पूर्वी यूरोप का होगा हमेशा ही, और जो 2 देश हैं वो पश्चिमी यूरोप और शेष विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही एक दूसरी शर्त जो है वो यूनाइटेड नेशंस में उनकी भूमिका के बारे में है कि वो शांति स्थापना में इन देशों ने अपना योगदान दिया है। लेकिन जो पिछले 75 वर्षों का जो कार्यकरण दिखता है उसमें हम कह सकते हैं कि शांति स्थापना की ये जो शर्त है इसको तो महासभा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पूरे इस 70 वर्ष के काल में आक्रामकता का परिचय किस राष्ट्र ने नहीं दिया या किस राष्ट्र ने दिया, क्योंकि अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सभी देश किसी न किसी तरह से आक्रामक होने की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। इस तरह से भौगोलिक प्रतिनिधित्व का जो एक कसौटी है उस कसौटी के आधार पर अस्थायी सदस्यों का चयन होता है। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इन सदस्यों का पुनर्निर्वाचन नहीं होता। अन्य जो अंग हैं उन अंगों में पुनर्निर्वाचन हो सकता है। इकोसॉक अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद में पुनर्निर्वाचन हो सकता है, न्यास परिषद में हो सकता है, किंतु यहाँ हम देखते हैं इस संगठन में तुरंत ही पुनर्निर्वाचन किसी भी देश का नहीं होता। अब तक भारत ने जो है वो ये 7 बार और ये 8वीं बार है कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। यह संगठन हो गया, और संगठन के बाद हम इसकी यदि चर्चा करें कार्य प्रणाली, कैसे सुरक्षा परिषद काम करती है, तो सुरक्षा परिषद की जो बैठकें हैं वो 15 दिन में एक बार आयोजित की जाती हैं। यदि आवश्यकता हुई तो 24 घंटे के नोटिस पर ही आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है, कभी भी बुलाया जा सकता है। इसलिए सुरक्षा परिषद के ये जो 15 राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं ये हमेशा ही यूएनओ के कार्यालय पर बने रहते हैं। पूरे 2 वर्ष के लिए ये अवकाश ग्रहण नहीं करते और कभी भी इन्हें कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद हमेशा कार्य करने वाला एक स्थायी अंग है यूएनओ का। सुरक्षा परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो एक अध्यक्ष करता है, और यह जो अध्यक्ष है ये कौन बनेगा, तो 15 राज्य, इनमें अल्फाबेट के हिसाब से जिस भी देश का नंबर आएगा वो प्रत्येक महीने के हिसाब से हर 1 महीने के लिए अध्यक्ष बनता है, और इस प्रकार से बारी बारी से एक महीने से अध्यक्षता दूसरे देशों को हस्तांतरित हो जाती है। अध्यक्ष का जो कार्य है वो टाई की स्थिति में निर्णायक वोट देना है,
या कार्यवाही संबंधी कुछ नियमों को पूरा करना है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद जो है वो एक छोटा संगठन है और हमेशा कार्य करने वाला एक संगठन है। इसके कार्यप्रणाली की जो मुख्य बात है वो है इसका मतदान। मतदान का जो इसका तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में जो मतदान है वो 2 प्रकार के विषयों में अलग अलग प्रकार से मतदान प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। पहले जो विषय होते हैं वो कहलाते हैं महत्वपूर्ण विषय, और जो दूसरे विषय हैं वो कहलाते हैं सामान्य या साधारण विषय। महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन विषयों में मतदान के लिए आवश्यक है 5+4 वोट्स, यानी कि 5 स्थायी सदस्यों सहित 4 अस्थायी सदस्यों के मत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यदि किसी प्रस्ताव को मिलेंगे तो ही वो प्रस्ताव मान्य होगा। अर्थात 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य का मत काउंट होता है महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में। और जो साधारण विषय है उसमें एनी 9, कोई भी 9 हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये 5 है। जो शेष 10 हैं, 10 में से यदि 9 भी किसी प्रस्ताव के पक्ष में है और स्थायी सदस्यों में से एक भी यदि विपक्ष में है तो भी वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। इस प्रकार से ये जो मतदान की प्रक्रिया है, मतदान की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और साधारण विषयों में फर्क किया गया है, और यही जो फर्क है वो फर्क यहाँ महत्वपूर्ण विषयों की जो बात है वो ही वीटो कहलाता है, जिसको हिंदी में कहा गया है ना करने की शक्ति। अब हमें यह देखना है कि महत्वपूर्ण विषय कौन से होते हैं। महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन्हें यदि हम अगर देखना चाहें तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में महत्वपूर्ण विषयों को सुनिश्चित कर दिया गया है। चार्टर में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? महत्वपूर्ण विषयों में पहला विषय है शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा संबंधी सभी मामले, सभी प्रस्ताव, सभी विषय महत्वपूर्ण माने गए हैं, और इन विषयों पर सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों का पॉजिटिव वोट जरूरी है। जो दूसरे महत्वपूर्ण बात है वो है यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश। उनका प्रवेश, यदि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो उनका निलंबन या अर्थात उन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से सदस्यता से वंचित कर देना, और यदि वो परमानेंटली ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनका निष्कासन। ये जो 3 बातें हैं यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों के लिए, ये भी महत्वपूर्ण विषय हैं। और इन विषयों संबंधी कोई प्रश्न आता है, जैसे कि किसी नए सदस्य ने आवेदन किया है यूएनओ का सदस्य बनने के लिए, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्यों की पॉजिटिव राय से ही वो व्यक्ति नया सदस्य बन सकता है, वो देश नया सदस्य बन सकता है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है निर्वाचन संबंधी विषय, वो भी महत्वपूर्ण है।
निर्वाचन किस किस का? निर्वाचन सबसे पहले है महासचिव का, दूसरा है इकोसॉक, इकोसॉक अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका जो तीसरा अंग है। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीन अंग और महासचिव, इनके जो निर्वाचन है वो भी महत्वपूर्ण विषय है। चौथा महत्वपूर्ण विषय जो है वो है चार्टर में संशोधन। यानी कि यदि चार्टर में संशोधन करना होगा तब भी सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों की सकारात्मक सहमति होनी आवश्यक है। और जो अगला महत्वपूर्ण विषय है वो है यह तय करना कि कोई नया विषय महत्वपूर्ण है या नहीं। महत्वपूर्ण विषय को तय करना अर्थात कोई नया विषय यदि सुरक्षा परिषद के पास आता है जो ऊपर की इन चारों ही कैटेगरीज में सम्मिलित नहीं है, उस नए विषय के बारे में क्या रुख अपनाया जाए, तो यह तय करने का जो कार्य है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो भी ये पांचों सदस्य ही तय करेंगे कि कोई विषय महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इन सदस्य राज्यों की ये जो स्थायी सदस्य हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर नवीन विषय को महत्वपूर्ण की कैटेगरी में डाल दें, वो साधारण की कैटेगरी में नहीं जाए। क्योंकि नया विषय यदि साधारण की कैटेगरी में चला जाएगा तो उस पर मतदान के लिए एनी 9, और यदि वो महत्वपूर्ण की कैटेगरी में चला जाता है तो 5+4 9 बन जाते हैं। 5+4 की कैटेगरी में लाना वो जरूरी समझते हैं। इसलिए ये जो पांचवा पॉइंट है कि किसी नए विषय को महत्वपूर्ण को में लाना, इसको कहा गया है डबल वीटो। और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, इन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जो मतदान किया जाता है उसको सिंपल के कहा जाता है वीटो। तो इस तरह से मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत ही तय हो गया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, और उनके इस तय करने की प्रक्रिया को भी फिर से वीटो मिला है। तो इस तरह से ये डबल वीटो हो गया है। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को यह एक बहुत विशेषाधिकार और हमेशा लाभ की स्थिति में रहते हैं। और ये जो इनकी लाभकारी स्थिति है, इसका बहुत अधिक दुरुपयोग इन्होंने किया है। तीसरी दुनिया के देश इसकी बहुत आलोचना करते हैं। और मजे की बात यह है कि सुरक्षा परिषद के चार्टर में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पूरे चार्टर में एक बार भी ये नहीं लिखा गया है कि इन्हें ये वीटो की शक्ति प्राप्त है। इसलिए ये हम कहां से इसको परसीव कर सकते हैं, कहां से यह जो भेद है महत्वपूर्ण और साधारण विषयों का भेद, इस भेद से ही इस वीटो शब्द की जो शक्ति है, जो पावर है, वो निकली है। तो ये जो वीटो का जो पावर है, ये मतदान प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। अब यदि हम बात करें इसके कार्यों की, तो सुरक्षा परिषद के जो कार्य हैं, सुरक्षा परिषद के कार्य, सुरक्षा परिषद के
जो प्रमुख कार्य हैं, जैसा कि हमने देखा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, शांति और सुरक्षा, व्यवस्था नहीं, शांति और सुरक्षा इसका मुख्य कार्य है। यानी दुनिया में कहीं भी, चाहे कोई सदस्य देश है, चाहे कोई यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं है, किंतु फिर भी यदि वो किसी प्रकार का विवाद अथवा अशांति उत्पन्न करते हैं विश्व शांति के लिए, तब विश्व शांति बनवाने का जो कार्य है, स्थायी करने का जो कार्य है, वो सुरक्षा परिषद को दिया गया है। तो इस कार्य के लिए अब शांति और सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद करती क्या है? तो अनेक प्रकार के उपायों से ये शांति का जो है वो कार्य संपन्न करती है। पहले जो उपाय हैं, उन उपायों को कहते हैं डेलिबरेटिव, या बातचीत के माध्यम से, या विचार विमर्श के माध्यम से। यानी कि दो जो विवाद के जो पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों के, जो दो झगड़ा करने वाले जो देश हैं, उन दोनों को बातचीत के माध्यम से विवाद हल करने के लिए सुरक्षा परिषद यथासंभव कोशिश करती है। यदि बातचीत से इनका झगड़ा ठीक नहीं होता है, तो दूसरा उपाय ये जो करती है वो है मध्यस्थता, अर्थात किसी तीसरे देश को बीच में डालना, और ऐसा देश जो इन दोनों सदस्य देशों को स्वीकार हो। ऐसा तीसरा जो न्याय करवाने की स्थिति में हो, तीसरे देश की मध्यस्थता से शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किंतु उससे भी यदि फेल हो जाती है, तो फिर प्रतिबंध, यह थोड़ा कठिन है। और ये जो प्रतिबंधन का जो कार्य है, प्रतिबंध करने का, इस कार्य में सभी प्रकार की नाकेबंदी सम्मिलित है, हवाई, रेल, जल यातायात, स्थल यातायात, संचार और डाक के साथ उन देशों के साथ संबंध समाप्त कर लेना, उन देशों के साथ इंटरनेट का कनेक्शन समाप्त कर देना, यानी कि उन्हें पूरी दुनिया में अलग थलग कर देना। बहिष्कार, बहिष्कार कैसे? बहिष्कार का अर्थ है उस देश में बने हुए सामग्री का बहिष्कार कर देना, वहां से अपने आयात निर्यात संबंध जो हैं वो समाप्त कर देना। आर्थिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध का अर्थ है उस देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को निरस्त कर देना उस देश के साथ। तो इस प्रकार से कठोर आर्थिक कार्यवाही जो है, वो समस्त प्रकार की कार्यवाही जो विभिन्न गतिविधियों में संपन्न हो सकती है अलग अलग परिस्थितियों में, उसका प्रयास किया जाता है। यदि उसमें भी शांति स्थापित नहीं होती है, और ये अनेक बार ये किया जाता है, जैसे कि मध्यस्थता का जो प्रयास है वो अनेक मामलों में किया गया है। जब इंडोनेशिया का जब प्रश्न था, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का, उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया को मध्यस्थ बनाया गया था, और भारत और पाकिस्तान की बात को भी जो है मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया था। तब भारत ने कहा कि ये द्विपक्षीय मामला है और हमें किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंध जहां तक है, ईरान में 2006 में जब उसने परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसके परमाणु परीक्षणों के खतरे को भांपते हुए उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए थे सुरक्षा परिषद ने। इसी प्रकार से लीबिया के खिलाफ प्रतिबंध लगे, और जब कोई देश सुरक्षा परिषद के जो निर्देश है उनका पालन नहीं करता, तो इस प्रकार के प्रतिबंध बहुत बार लगते हैं। और चौथा और अंतिम जो उपाय है वो है सशस्त्र कार्यवाही। सशस्त्र कार्यवाही अर्थात पांचों जो स्थायी देश हैं, वो जब प्रस्ताव पास कर देते हैं कि वो जो आक्रामक देश है उसके खिलाफ युद्ध किया जाए, उसे युद्ध नहीं करके उसके खिलाफ हम कहेंगे इसको सशस्त्र सैनिक कार्यवाही कहा जाता है। और इस सैनिक कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्र की अपनी एक सेना बनती है, और उस सेना के द्वारा उस देश के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करके उसको जो है वो नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। 1991 का जो खाड़ी युद्ध था, वो इस सुरक्षा परिषद की सशस्त्र कार्यवाही का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से 1950 का जो कोरिया युद्ध था,
उसमें भी उत्तर कोरिया के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शांति और सुरक्षा के कार्यों में सुरक्षा परिषद इन 4 प्रकार के उपायों को काम में लेती है। दूसरे जो इसके कार्य हैं वो है निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन संबंधी कार्यों में महासचिव का निर्वाचन ये करती है। तो महासचिव के नाम की, जो एक व्यक्ति के नाम की ये सिफारिश भेजती है महासभा को, और महासभा उस पर अपने 2/3 बहुमत से विचार करती है महासचिव के लिए। यदि महासचिव अपने जो महासचिव के लिए महासभा उतने मत प्राप्त नहीं कर पाती, तो फिर से उस व्यक्ति का नाम सुरक्षा परिषद के पास चला जाता है। सुरक्षा परिषद किसी अन्य व्यक्ति का नाम सुझाती है और फिर वो महासभा के पास चला जाता है। इसी प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसॉक और ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके न्यायाधीशों के लिए भी जो सहमति है, जो नामों का जो चयन है वो सुरक्षा परिषद करती है। फिर वो महासभा के पास जाते हैं और महासभा उन पर अपने जो है वो बहुमत से उन पर निर्णय लेती है। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर के निर्वाचन संबंधी कार्यों को संपन्न करती है। जो तीसरा कार्य है वो है नए नवीन सदस्यों का प्रवेश, अर्थात संगठनात्मक कार्य। संगठनात्मक कार्य का अर्थ ये है कि सुरक्षा परिषद यूएनओ के संगठन के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। नए सदस्यों का जो प्रस्ताव है वो चाहे तो महासभा में लाया जाता है, किंतु उसमें सदस्य राज्यों का जो है वो 5 स्थायी 5+9 के हिसाब से जो है वो नए सदस्यों का संगठन, निष्कासन और निलंबन पुराने राज्यों का किया जा सकता है। और चौथा जो कार्य है वो है चार्टर में संशोधन। चार्टर में जो संशोधन करने का जो कार्य है वो भी सुरक्षा परिषद महासभा के पास जनरल असेंबली के साथ मिलकर के करती है। इसमें भी 5 स्थायी सदस्यों के साथ महासभा के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति चार्टर के संशोधन में जरूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं, और ये जो कार्य हैं ये सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा के लिए अध्ययन करवाना, वो सारे कार्य करती है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण, सुरक्षा परिषद वैसे तो स्वयं ही कार्य करने वाला एक समिति है, और सुरक्षा परिषद जब सशस्त्र कार्यवाही करती है तब यह कार्य कैसे संपन्न होता है। सशस्त्र कार्यवाही के लिए सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण समिति है, वो है सैनिक स्टाफ समिति। सैनिक स्टाफ समिति का मुख्य कार्य है, जब सुरक्षा परिषद सैनिक कार्यवाही संपन्न करती है, सैनिक कार्यवाही करने के लिए इस सैनिक स्टाफ समिति में 5 स्थायी सदस्यों के जो सेना के जो प्रधान सेनापति हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा उस समय इसके जो सदस्य हैं उनके सेनापति भी इसके सदस्य होते हैं, अथवा उन देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि। और ये सैनिक स्टाफ समिति ये तय करती है कि किस प्रकार का युद्ध किया जाएगा, कितने और कैसे हथियार होंगे, किस प्रकार से सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, अर्थात सेना संबंधी और सेना के बारे में वित्त के नियोजन को जो कार्य है वो सैनिक स्टाफ समिति के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संगठन है, किंतु इस सुरक्षा परिषद की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध है। शीत युद्ध का जो काल था, शीत युद्ध के काल में सुरक्षा परिषद का
जो रोल है वो बहुत नेगेटिव हो गया था, क्योंकि यूएसए और जो यूएसएसआर है वो दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में कार्य करने लग गए थे। सुरक्षा परिषद में ये दोनों ही पांचों स्थायी सदस्यों के रूप में थे। यूएसए के प्रस्तावों पर जो है वो यूएसएसआर वीटो करता था, और यूएसएसआर के प्रस्तावों पर यूएसए और इसके जो साथी देश हैं वो वीटो करते थे। इसलिए सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों ने इस सुरक्षा परिषद को पंगु बना करके रख दिया। इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है और क्या इसके सुधार के तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।